नमस्कार दोस्तों, UPSSC लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है upssclecturesonline@gmail.com। अगर आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन पर टिक कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे UPSSC द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा की और UPPSC द्वारा आयोजित BEO और RO परीक्षा की। इससे रिलेटेड हमने जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संग्रह किए हैं, जिससे कि आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग पेन और पेपर का यूज़ कीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन दे रखे हैं पाटलिपुत्र, अवंती, गांधार, अंग। ठीक है, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि टोटल 16 महाजनपद थे और महाजनपदों की बात करें तो अवंती, गांधार, अंग, ये तीनों तो आपके महाजनपद ही हैं। तो आप लोगों को इससे क्लियर हो गया कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकते, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो 16 महाजनपद आप लोगों को पता ही होंगे। अवंती है, गांधार है, अंग है, अस्मक है, चेत है, काशी है, कंबोज है, कौशल है, कुरु है, मगध है, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्ज और वंश। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद हैं। थोड़ा सा हम लोग मगध महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। तो मगध महाजनपद जो था ये 5 पहाड़ियों से घिरा एक नगर था। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम जो है उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी प्राचीनतम राजधानी जो है राजगृह थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बाद में चल के आपकी जो है पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेट बी से इट नाउ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है किरण बेदी, राकेश मारिया, वंदना सिंह लाल, अरविंद पनगड़िया। तो मैं आपको बता दूं, जो किरण बेदी हैं ये IPS थी और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था एज आई सी। बहुत ही फेमस बुक थी ये। ठीक है, और जो राकेश मारिया जी हैं इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी हुई थी लेट मी से इट नाउ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंदना सिंह लाल जी की। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है सो ऑल इज पीस। नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया, इन्होंने भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो है इंडिया अनलिमिटेड। रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप लोगों को चारों ऑप्शन पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है अधिकेंद्र, भूकंप मूल, सीस्मोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 बिंदु होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है भूकंप मूल और दूसरा आपका होता है अधिकेंद्र। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। ठीक है, और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, और भूकंप के इस दौरान जो ऊर्जा जो है भूकंप मूल से निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा। ये भी पूछा जा सकता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब है। अधिकेंद्र पे
सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और जहां पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। पूछा गया है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कारण सम्मानित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये सारे जो है आइंस्टीन जी से ही संबंधित है, लेकिन उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के लिए 1921 में, वो आपको जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से विधवा पुनर्विवाह सभा 1850 के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दे रखा है विश्व शास्त्री पंडित, महादेव गोविंद रानाडे, नारायण गुरु, सैयद अहमद खां। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो जब भी विधवा पुनर्विवाह का नाम आता है तो उसमें 4 व्यक्तियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले नंबर पे विश्व शास्त्री पंडित जी हैं। ठीक है, जो कि इसका सही जवाब भी है, बाकी इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो विश्व पंडित शास्त्री जी क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा का गठन किया था, उसके संस्थापक थे। ठीक है, तो एक आपको पता चल गया। ठीक है, पहले व्यक्ति जो संबंधित थे विधवा पुनर्विवाह से। अब दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इन्होंने 1855 और 56 के बीच में लगभग 25 विधवाओं का जो है पुनर्विवाह करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है 26 जुलाई 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। विधवा गलत हो गया, विधवा पुनर्विवाह है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है D.K. कर्वे। ये क्यों जाने जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने क्या किया था, 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1899 ईस्वी में पूना में, ठीक है, पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया। ठीक है, विधवा आश्रम स्थापित किया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो चौथे नंबर पे आते हैं वो है वीरेशलिंगम पुंतलू जी। वीरेशलिंगम पुंतलू, ये जो है इन्होंने क्या किया था, ये दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित थे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि निम्नलिखित में से विधवा पुनर्विवाह सभा 1850 के संस्थापक कौन थे, विश्व शास्त्री पंडित जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है 13वीं शताब्दी में संगीत यंत्र तबला का प्रचलन हुआ। यह प्रचलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन में दे रखा है तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद चांद खान या फिर अमीर खुसरो। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने तबला का प्रचलन स्टार्ट किया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। पहली चीज, इनका पूरा नाम क्या था, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो।
ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यह एक जो है महान विद्वान थे और कवि भी थे, और ये प्रथम ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया था। ठीक है, हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया था। और 13वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, तबला और सितार का प्रचलन किया था। ठीक है, तो इसी के कारण ये काफी फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके ऑप्शन देखने से पहले कि जिन लोगों को ये पता होगा कि ताजमहल काफ़ी लोग घूमे होंगे, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, ताजमहल सभी को पता है आगरा में है, और जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इनका निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वही इस जो है प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूँ, इन दोनों के निर्माण में जो है मकराना संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये मकराना संगमरमर से बनाए गए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो मकराना है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। ये मकराना कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक ज़िला है कैनागौर ज़िला। ठीक है, कैनागौर ज़िला में स्थित है। ठीक है, और ये मकराना संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ठीक है, तो शीतोष्ण घास के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका जो है पंपास आ जाता है, वेल्ड आ जाता है, डाउन्स आ जाता है, और इसके अलावा जो है प्रेरीज, स्टेपीज भी हैं। ठीक है, ये जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए सवाना। ठीक है, यह जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है सवाना। यह जो है मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह है वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास और भारत के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सवाना। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं, तो जो सवाना है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 21 अप्रैल और 25 अप्रैल। अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो दे रखे हैं जैसे कि 7 अप्रैल दे रखा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 में WHO, ठीक है, WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें, यानी कि सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, ये इसकी थीम थी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो 21 अप्रैल जो है सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था ये? 2006 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनके कार्यों और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी जो है सराहना करना था। ठीक है, नेक्स्ट बचा हुआ है आपका 25 अप्रैल। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 25 अप्रैल को जो है हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस।
क्यों मनाते हैं भाई? मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, ये भी थीम भी अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूछा गया है निम्नलिखित में से कहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हैदराबाद, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। बाद में यह जो है क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के अन्य जो है भागों में की गई, जो कि 5 भाग शामिल हैं। उनमें से आपका एक मैसूर भी है, भोपाल भी है, आपका भुवनेश्वर भी है। ठीक है, भुवनेश्वर भी है, भोपाल भी है, और इसके अलावा आपका जो है सवाई माधोपुर है। ठीक है, सवाई माधोपुर, और आपका गंगटोक है। तो जो ऑप्शन आपका बचा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो है यहाँ पर इसका कोई संग्रहालय नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हैदराबाद है। यहाँ पे पूछा गया है नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय कहाँ पर नहीं है, तो नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कानपुर में जो स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसका नाम जो है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है भाई? बता देता हूं आपको। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शनि ग्रह के कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 है। इनमें से शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कुछ उपग्रह इसके खोजे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एनसीलेड्स, रिया, टाइटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, टाइटन। ठीक है, यह जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके अलावा जो दिया है आपका रिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो है 1672 ईस्वी में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा जो है उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह का। और एनसीलेड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की थी 1789 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था? विलियम हर्सेल जी के द्वारा। ठीक है, और यह जो है सबसे चमकीला जो है उपग्रह है। इसकी खासियत क्या है? यह सबसे चमकीला उपग्रह है शनि ग्रह का। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल पशुधन के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो जो 20वीं पशुधन गणना हुई है उसके तहत जो सबसे बड़ा आपका जो है पशुधन के संदर्भ में जो सबसे शीर्ष पर राज्य स्थित है वह है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। ये पहले नंबर पे स्थित है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका जो है राजस्थान आ जाता है। ठीक है, राजस्थान जो है आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। थर्ड नंबर पे आपका जो है एमपी आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। और आपका चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपका जो है बिहार है। और सबसे लास्ट में 10वें नंबर पे आपका जो है गुजरात है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। पूछा गया है एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में अपराध 2017 के अनुसार भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में 22.8% दर्ज हुए हैं। एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करना और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, इस बार की जो इसकी रिपोर्ट आई है उसमें एकमात्र ऐसा राज्य जो है सिक्किम है जहां पर भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। पूछा गया है भरतपुर पक्षी विहार निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे जो है भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो यह जो है मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है और यह आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यह जो है असम में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है रणथंभौर उद्यान। यह जो है आपका सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो आपका था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है और इसे हम जो लोग जो है भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, और हम लोग बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों की। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक बात कि इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को बिल्कुल भी जो है ऐसा ना करें कि बिल्कुल भी ना पढ़ाई करें। घर पे रह रहे हैं तो बिल्कुल घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे जुटे हुए हैं, तो पढ़ाई के लिए आप लोग समय निकालते रहें। दिन भर में कम से कम 5-6 घंटे तो आप जो है पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, और बाकी मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं समय समय पर आप लोगों को क्लासेस के माध्यम से देता रहूँगा। और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं, उन पे भी फोकस करते रहिए। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, तो चैनल आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जो है आप लोग लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।